हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग चैप्टर जो है शुरू करवाया हुआ है, तो जिसमें मैंने अभी तक 2 वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी है इस चैप्टर पे। ठीक है, तो अगर आप सभी ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं उन वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उन वीडियोज़ में स्टूडेंट्स मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एडवांटेजेस हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है, सेगमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कवर करवाए हैं। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको जो है टॉपिक कवर करवाया था रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो दोनों वीडियोस आप जो है इस वीडियो से पहले जाके देखिए, जिससे आपको जो ये वीडियो भी अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ट्रांसफ़र प्राइजेस के बारे में। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हस्तांतरण मूल्य। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली इन्हीं के बारे में बात करेंगे और ट्रांसफ़र प्राइजेस को आप कैसे, किन किन मेथड से आप उसको डिसाइड कर सकते हो वो मेथड्स हम पढ़ेंगे, और कैसे आप सिलेक्ट करोगे कि आपको किस मेथड का यूज़ करना है ट्रांसफ़र प्राइस को डिसाइड करने के लिए। तो ये 3 टॉपिक्स जो है हम आज की वीडियो में जो है अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो का आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र प्राइजेस क्या होते हैं, हस्तांतरण मूल्य क्या होते हैं। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनी होती है, उसके जो है आगे जो सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके जो आगे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज को जो है ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो है गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ट्रांसफ़र किस प्राइस पर किया जाएगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र प्राइस हम उसको बोलेंगे। तो जिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके लिए वो क्या होता है, रेवेन्यू होता है, सेल्स होती है, क्योंकि वो तो दूसरे डिपार्टमेंट को जो है ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी गुड्स और सर्विसेज, तो उसको तो बदले में प्रॉफिट होगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन जिसको जो है ट्रांसफ़र की जा रही है गुड्स और सर्विसेज, उसके लिए वो क्या होगी, कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि उसको गुड्स और सर्विसेज जो है मिल रही हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में मिल रही है उसको। ठीक है, उसको आगे कुछ ना कुछ पे तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए वो क्या है, कॉस्ट होती है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफ़र प्राइजेस के बारे में। आगे देख लेते हैं कि ट्रांसफ़र प्राइजेस के लिए किन किन मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मेथड्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस। सेकंड मेथड क्या है, कॉस्ट प्लस अ नॉर्मल मार्कअप। थर्ड मेथड क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एंड फोर्थ है इसमें शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू द कॉस्ट। एंड फिफ्थ इसमें मेथड क्या है, मार्केट प्राइस। सिक्स्थ क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस। एंड सेवन्थ है नेगोशिएटेड प्राइस। एंड एट्थ क्या है, डुअल और टू वे प्राइस। तो चलिए हम इन मेथड्स को एक एक करके जो है अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस। हाँ जी, तो जो कॉस्ट प्राइस आपका मेथड है, इस मेथड में जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे डिटरमाइन उसको किया जाता है, वो किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट के बेस पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी मेथड है वैसे तो, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र करने वाला डिपार्टमेंट होता है उसका जो प्रॉफिट है इसमें वो अंडर एस्टिमेट इसमें हो जाता है। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो कि 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी। ए उसमें क्या है, सेलिंग करने वाला डिपार्टमेंट है, और बी क्या है, बाइंग करने वाला, ठीक है, बाय करने वाला डिपार्टमेंट है। तो मतलब एक सेलिंग डिपार्टमेंट है और एक परचेजिंग डिपार्टमेंट है जो परचेज करेगा गुड्स और सर्विसेज को। तो फॉर एग्जांपल ए ने जो है कुछ यूनिट्स जो है बनाई हैं, तो उसमें उसको कॉस्ट जो है वो 8 रुपये उसमें जो है आई है उसको कॉस्ट। ठीक है, 8 रुपये हर यूनिट के हिसाब से उसको कॉस्ट जो है आई है पर यूनिट। तो उसने क्या किया, आगे सेलिंग जो डिपार्टमेंट है उसने जो बाइंग करने वाला डिपार्टमेंट है उसको जो है उसने 8 रुपये में ही जो है आगे उसने सेल कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्चुअल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट के बेस पर ही इसमें ट्रांसफ़र प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो 8 रुपये में 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो है कॉस्ट आई, तो आगे भी उसने जो है 8 रुपये के से ही जो है उसने आगे वो सेल कर दी। तो
ए को इसमें क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं, उसको तो लॉस ही हुआ इसमें, ठीक है, क्योंकि उसको तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं इसमें। तो ये इसमें जो है एक कमी होती है। उसके बाद सेकंड इसमें मेथड क्या है? कॉस्ट प्लस अ नॉर्मल मार्कअप। इस मेथड में क्या किया जाता है? इस मेथड में जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो एक्चुअल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट है वो तो इंक्लूड इसमें होती है, लेकिन जो सेलिंग डिपार्टमेंट है इसमें वो अपना एक्स्ट्रा इसमें जो है मार्जिन जोड़ देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट आई है प्रोडक्शन के ऊपर, कितनी कॉस्ट आई है? 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट आई है, ठीक है। लेकिन जो सेलिंग डिपार्टमेंट है उसने क्या किया? उसने अपना जो है इसमें 10% एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो वो जो है कैसे उसको सेल करेगा, सेलिंग प्राइस वो क्या रखेगा, ठीक है, कि जो सेल डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, जो बाइंग परचेज करने वाला डिपार्टमेंट है उसको उसने जो है अपना एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ कर फिर उसने ट्रांसफ़र प्राइस को डिसाइड किया कि उसको किस प्राइस पर जो है ट्रांसफ़र करनी है अपनी गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो ये इसमें है मेथड में। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेथड। हाँ जी, तो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, वृद्धिशील लागत है, इसमें क्या है, ये क्या होती है? तो इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन में, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्ट्स को बना रही है, तो वो क्या करती है? वो प्रोडक्ट्स की एक्स्ट्रा यूनिट को बनाती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने से जो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आएगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट हम उसको बोलते हैं, वृद्धिशील उसको लागत हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें जो है हम ट्रांसफ़र प्राइस किसके बेस पर डिटरमाइन करते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बेस पर हम जो है इसमें ट्रांसफ़र प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि हमने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाई है और उन यूनिट्स को बनाने से हमारी टोटल कॉस्ट क्या हुई है, ठीक है, उसके बेस पर हम जो है इसमें ट्रांसफ़र प्राइस को डिसाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है? शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू द कॉस्ट, लागत का अनुपातिक सहभागी भाग। अब इसमें क्या है? इस मेथड के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स होते हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को गुड्स और सर्विसेज जो है ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग वो कोई भी प्राइस जो है चार्ज नहीं करते वो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट्स को गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र तो किया, लेकिन उसके लिए कोई भी चार्ज उसने नहीं लिया, कोई भी प्राइस उसने नहीं लिया। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या होता है कि इसमें जो कंपनी की टोटल सेल्स रेवेन्यू है, ठीक है, उसमें से टोटल जो कॉस्ट आई है उसको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। टोटल जो सेल्स रेवेन्यू है उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट मिल जाता है कंपनी को, ठीक है। तो उसके बाद जो है जो डिपार्टमेंट्स जो है अलग अलग बनाए हुए हैं उनको जो है वो प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उनको जो है दे दिया जाता है प्रॉफिट्स। तो वो किसके बेस पर दिया जाएगा? तो इसका आपको जो है फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर, डिवाइड करेंगे उसको टोटल कॉस्ट से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आपका मेथड क्या है? मार्केट प्राइस मेथड। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? इस मेथड के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो मार्केट प्राइस के ऊपर जो है, मार्केट प्राइस के बेस पर जो है उसको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है वो? हाँ जी, तो इस मेथड में जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड्स हैं, ठीक है, और एक्सपेंसेस हैं, उनको माइनस करके जो वैल्यू हमें मिलेगी उसके बेस पर हम जो है क्या करेंगे? ट्रांसफ़र प्राइस को अपने डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफ़र मार्केट प्राइस मेथड। उसके बाद नेक्स्ट इसमें मेथड क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसमें क्या है? हाँ जी, तो इस मेथड में जो है पहले से ही इसमें जो है स्टैंडर्ड जो है कॉस्ट को जो है इसमें डिसाइड कर लिया जाता है कि प्रोडक्शन पर जो है इतनी कॉस्ट तो आएगी, ठीक है। तो उसी के बेस पर जो है इसमें जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसा नहीं है
कि जो भी हमने डिसाइड की है कॉस्ट वही उसके ऊपर आए, वही प्रोडक्शन के ऊपर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट जो है वो अलग भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर एक्चुअल जो जितना हमने डिसाइड किया है, हमने डिटरमाइन की है जो कॉस्ट प्री डिसाइड किया है हमने जिसको, तो अगर वो आपकी जो है ज़्यादा है और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आपके पास कम आई है, ठीक है, और आप स्टैंडर्ड कॉस्ट के आप बेस पर जो है ट्रांसफ़र प्राइस को डिसाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको होगा प्रॉफिट, ठीक है, अगर आप सेलिंग कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है। तो इसके उल्टा क्या है कि ये जो कॉस्ट है वो ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपने पहले डिसाइड की थी कॉस्ट, उससे आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो होगी ज़्यादा, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगी तो आपको जो है स्टैंडर्ड प्राइस के बेस पर आप उसको जो है ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, अपनी गुड्स और सर्विसेज को, तो यहाँ पे आपको होगा लॉस, क्योंकि आपकी कॉस्ट तो आई थी, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन के ऊपर आपके 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट आई है, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट है आपकी वो आपकी आएगी 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र करोगे, तो आप क्या करोगे उसमें 10 रुपये के हिसाब से ही आप जो है आपको इसमें सेल करना पड़ेगा अपने गुड्स और सर्विसेज को। तो यहाँ पे आपको जो है 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो है आपको लॉस होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। उसके बाद नेक्स्ट इसमें मेथड क्या है, नेगोशिएटेड प्राइस या फिर नेगोशिएटेड कॉस्ट। तो अब इसमें क्या, हाँ जी, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो चीपर प्राइस पर जो है अवेलेबल होता है, मतलब कि बहुत कम प्राइस पे जो है अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अब देखो दो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट्स का एग्जांपल देती हूँ कि एक डिपार्टमेंट है आपका ए और एक है बी, ठीक है। तो ए आपका है सेलिंग डिपार्टमेंट है और बी क्या है आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट है जिसको परचेज करना है, ठीक है। तो मार्केट में जो है अवेलेबल है वो प्रोडक्ट, मान लीजिए आप 8 रुपये में अवेलेबल है, लेकिन जो सेलिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो एक ही कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसको परचेज तो करना चाहिए अपनी ही ब्रांच के उससे, ठीक है, अपने ही डिपार्टमेंट से। लेकिन अगर डिपार्टमेंट जो है उसको वही प्रोडक्ट जो है वो उसको 10 रुपये के हिसाब से अगर वो उसको दे रहा है, तो वहाँ पे उसको जो है लॉस होगा, ठीक है। तो वो क्या चाहेगा कि जो सेलिंग कर रहा है डिपार्टमेंट उसको तो उससे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो मार्केट से ही परचेज करना चाहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेलिंग करने वाला डिपार्टमेंट होगा उसको जो है इसमें लॉस होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, दोनों जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपस में बैठकर इसमें बातचीत करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं, ठीक है, और वो कुछ ऐसा प्राइस उसमें निकालते हैं कि जिससे उस जो सेलिंग करने वाला डिपार्टमेंट है उससे भी उसको भी प्रॉफिट हो और जो परचेज करने वाला है उसको भी प्रॉफिट हो, ठीक है। तो बेसिकली इस मेथड में आपका यही है। उसके बाद लास्ट इसमें मेथड क्या है, डुअल और टू वे प्राइस। हाँ जी, तो इस मेथड में क्या है, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र करने वाला डिपार्टमेंट होता है उसकी एक एक्सेप्टेंस वो प्राइस अपना रखता है, लेकिन जो जहाँ पे जो बाय करने वाले डिपार्टमेंट्स है उनको वो एक अलग प्राइस पर जो है उनको वो सेल करता है अपनी गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्राइस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक तो जो सेलिंग डिपार्टमेंट ने पहले से ही अपना सोच रखा है लेकिन उसने आगे दिया किसी और प्राइस में, ठीक है, तो यहाँ पे दो प्राइस हो गए। तो इसके बेस पर भी जो है कई बार ट्रांसफ़र प्राइस को जो है डिसाइड किया जाता है। उसके बाद लास्ट इसमें टॉपिक क्या है हमारा कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको किस मेथड का यूज़ करना है ट्रांसफ़र प्राइस को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ स्टेप्स को जो है फॉलो करना होगा, आपको कुछ रूल्स को जो है याद रखना होगा ट्रांसफ़र प्राइस मेथड को सिलेक्ट करने से पहले। तो कौन कौन से रूल हैं, फर्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र जो प्राइस है वो निर्धारण योग्य होना चाहिए, मेज़र करने योग्य वो होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, परचेजिंग डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र प्राइस जो है वो वसूल करना चाहिए, ठीक है, उन्हीं से वो लेना चाहिए बाइंग डिपार्टमेंट से। थर्ड क्या है कि डिपार्टमेंट्स के जो डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनमें जो है एक रूपता बनाए रखनी चाहिए, ऐसा ट्रांसफ़र प्राइस जो है मेथड जो है आपको यूज़ करना चाहिए।
उसके बाद आप क्या ध्यान रखोगे इसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को वो प्राप्त करने में जो है एक अच्छा मेथड साबित हो, ठीक है। और लास्ट इसमें पॉइंट क्या है कि प्रॉफिट सेंटर्स को जो है इवैल्यूएशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके यहाँ पे सिलेक्ट करने के जो है कुछ पॉइंट्स। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसी वीडियो के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये आपका जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सब्जेक्ट के किसी और चैप्टर के साथ, एंड तब तक थैंक यू सो मच।